तो इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आने वाली टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसा खेल सकती है और उसके लिए इंडिया की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? बड़े मैच आते हैं, इस तरह के मुकाबले आते हैं, तो यहाँ निश्चित तौर पर एक न्यूजीलैंड की टीम एक अलग ही टीम होती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच लगभग दोनों ही मिट्टी मिली है, तो वहां पर टॉस का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? मैं तो यही कहूंगा कि आप फील्डिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर केस भी हुए हैं और ये वही मैदान है जहाँ पर 111 के स्कोर पर भारतीय टीम उखड़ गई थी पूरी टीम। अभिषेक को जरा अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जो संजू सैमसन अपने ऊपर नियंत्रण रखकर अगर बल्लेबाजी को अंजाम दे सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, तो ये काम तो अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट काफी खेला है, लेकिन अगर गेंदबाजी में देखें तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। तारीख होगी 8 मार्च और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर न्यूजीलैंड के साथ भारत खेलेगा एक ऐतिहासिक मैच, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। फाइनल से पहले ही हम सभी दर्शकों की जो सांसें हैं वो थमी हुई हैं, क्योंकि इस बार एक ऐसा मौका है जहां भारत हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है, हिस्ट्री को डिफीट कर सकता है। लेकिन इसी स्टेडियम से जुड़ी एक बुरी याद भी है। वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल था और यही वो मौका है जब उस वर्ल्ड कप की याद को भुलाने का और एक अच्छी याद क्रिएट करने का भारत की जीत के साथ एक मौका है। उस जीत की राह कैसी होगी, कैसे भारतीय टीम अपनी मुश्किलों को पार पाकर इस ऐतिहासिक ट्रॉफी को जीतकर हम सभी को खुशियां देगी और इस मैच को एक तरफा बनाएगी, या फिर किसी डिफिकल्टी या मुश्किलों में जीत पाएगी। इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया का जाना माना नाम है, जाना पहचाना नाम है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में कमेंटेटर हैं। अगर आप दंगल मूवी से वाकिफ हैं, दंगल मूवी आपने देखी है, तो वहां भी आपने इन्हें कमेंट्री करते जरूर देखा होगा। तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, उनका नाम है मनोज जोशी। मनोज जोशी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी की सांसें थमी हुई हैं, हम सभी चाहते हैं कि भारत इस ट्रॉफी को उठाए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं जो भारतीय टीम में देखने को मिली है। और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न रही है भारत की बॉलिंग, क्योंकि 250 का स्कोर करने के बाद भी अगर जीत इतनी मुश्किल से मिले, तो ये सवाल तो उठता है कि अब भारत की बॉलिंग उतनी पुख्ता है कि एक वर्ल्ड कप फाइनल में हम ट्रॉफी उठा सके। आपने बिल्कुल दुखती हुई रग पर उंगली रख दी है। मैं समझता हूँ कि एक दिक्कत जरूर है, ये परेशानी जरूर है, लेकिन परेशानियां कहाँ नहीं आई। हम तो मिनोस के सामने भी फंसते हुए दिखे। हमने पावर प्ले में हमने अमेरिका के खिलाफ ही 3 विकेट खो दिए थे और उसके बाद चौथा विकेट भी जल्दी गिर गया। उसके बावजूद एक प्लेयर आता है सूर्य कुमार यादव, वो भारत को बचा लेता है। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन का जादू चलता है। पिछले 2 मैचों में संजू सैमसन तमाम परेशानियों से भारत को उबार देते हैं। तो ये तो वो खैर बल्लेबाजी की बात हुई, लेकिन अगर गेंदबाजी में देखें तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल वाजिब है और इस पर निश्चित तौर पर भारत को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और खासकर ये देखते हुए कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह अपोनेंट को ध्यान में रखते हुए, अपोनेंट खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाते हैं और अपनी जिस तरीके से विपक्षी बल्लेबाज में क्या कमजोरियां हैं उसके माइंडसेट को पढ़ते हैं, उस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो ये बाकी गेंदबाजों के लिए भी बहुत मैं समझता हूँ सबक हो सकता है। तो इस पर निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ टीम प्रबंधन विचार कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जो हमारे दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं वो नहीं चल पा रहे हैं यहाँ पर। तो वरुण चक्रवर्ती की बात मैं कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप तेज गेंदबाजों में देखें, ठीक है अर्शदीप के अच्छा साथ मिल रहा है और हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी देखें तो स्लो ओवर्स में पिछला मैच छोड़ दें आप, तो उसमें तो वहां उन्होंने 19वां ओवर बहुत ही शानदार किया था, लेकिन बाकी वो भी काफी महंगे साबित हो रहे हैं। तो वाकई ताली तो 2 हाथ से बजती है भाई, एक हाथ से नहीं बजती कि खाली अकेले बुमराह 4 ओवर ही करेंगे, इससे ओवर तो ज्यादा वो बॉलिंग कर नहीं सकते। तो ये थोड़ी चिंता है भारत के लिए, लेकिन अभी तक भारत तमाम चिंताओं से उबरता रहा है। सामने कोई ना कोई एक शेर बनकर उभर कर सामने आता है। लेकिन पिछला मैच जो है एक अच्छे परफेक्ट टीम वर्क से हम लोग जीते। चाहे अच्छी फील्डिंग हो, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी में भी चलिए 2 गेंदबाजों ने मौके पर चौका लगाया। 18वां और 19वां ओवर भारत के लिए बहुत निर्णायक रहा। तो कोई ना कोई जो हीरो बनकर उभरता है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है एक साथ वो काम करने का जो हमारी बल्लेबाजी ने किया पिछले मुकाबले में, यानी परफेक्ट टीम वर्क दिखाने का अब ये समय आ गया है। नहीं, परफेक्ट टीम वर्क का तो समय है, और जसप्रीत बुमराह के लिए जैसे आप कह रहे हैं वो तो हमारा नेशनल ट्रेजर है ही है। लेकिन
वरुण चक्रवर्ती एक बड़ा कंसर्न बनकर उभरे हैं। मतलब T20 के नंबर वन बॉलर हैं और पिछले मैच में उन्होंने 64 रन कंसीव किए। मतलब ये बहुत बुरी मार है। और क्या वो प्रेशर क्योंकि अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, बॉलिंग की लाइन लेंथ उतनी सही नहीं हो पा रही थी, तो क्या उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है कुलदीप। और पिछले कुछ मैचेस से देखें तो वरुण लगातार मार खा रहे हैं। ये कोई सेमीफाइनल इकलौता मैच नहीं था जहां उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो क्या ये रिप्लेसमेंट देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अब वक्त आ गया है फाइनल मुकाबला जीतने का, क्योंकि अब आप वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आते ही आप पर कोई एक छक्का लगाता है, दूसरा छक्का लगाता है, तीसरा छक्का लगाता है, उसके बाद आप डिफेंसिव लाइन लेंथ पर मजबूर हो जाते हैं। तो अगर ये स्थिति आई तो भाई फाइनल पर जीतना बड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर एलन भी हैं, सैफर्ट भी हैं, और रचिन रविंद्र भी हैं, जो टॉप चार बल्लेबाज हैं वो बड़े गजब के बल्लेबाज हैं। तो वहां पर इफ एंड बट से या इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। अब कुलदीप यादव को लाने का समय है। मेरे ख्याल तो इस पर टीम प्रबंधन ने एक राय जरूर बना ली होगी निश्चित तौर पर। जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है जो वरुण चक्रवर्ती के साथ, जो मुझे लगता है, जो एक आप देखिए ना, एक खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी में एक भारत का तारणहार साबित होता हो, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता हो, आखिरकार उनके साथ क्या हो गया? लीग में तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने, कोई खराब बॉलिंग नहीं थी उनकी, लेकिन पिछले 4 मैचों से उनका बिल्कुल उनकी फॉर्म रूठी हुई नजर आ रही है। उसकी बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो है कि उन्होंने ज्यादा उछाल पर ध्यान देना शुरू किया है, लेंथ को थोड़ा पीछे किया है, शॉर्ट पिच ज्यादा कर रहे हैं बॉलें। अब ज्यादा, अब या तो आप हार्ड लेंथ और शॉर्ट पिच में इतना वो उलझ गए हैं कि उनकी जो गुगली थी, जो रोंगन जिसे आप कहते हैं, वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई, क्योंकि उसमें उतना टर्न भी नहीं है। अब आप देखेंगे, जो पिछले 3-4 मैच देखेंगे, उनकी गेंदबाजी जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है उस पर टर्न बहुत कम है। लेकिन जो पहले था, पहले टर्न बहुत ज्यादा था, या एक बार गेंद स्किड भी होती थी, अब ना स्किड हो रही है। अब वो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं। और वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 बॉलर, भारत के तारणहार, भारत के तुरूप का इक्का, क्या क्या नहीं कहा हमने उनके लिए। लेकिन अगर वो यहाँ पर अपनी लेंथ लेंथ से को लेकर जूझ रहे हैं, लाइन भी कई बार गड़बड़ा रही है उनकी, तो फिर वही लाइन और लेंथ अगर दोनों का ही खेल अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर तो कुलदीप यादव को लाइए। कुलदीप यादव तो उनके लेफ्टी जो बल्लेबाज हैं, खासकर रचिन रविंद्र, उनके लिए भी इफेक्टिव साबित हो सकती है। उनकी गुगली वहां पर बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये सही वक्त है। सही वक्त पर आपने देखिए ईशान किशन को भी लेकर आए 6 महीने पहले। क्या आपने कभी कल्पना की थी आपने कि ईशान किशन जो है भारतीय टीम के सदस्य बनेंगे T20 वर्ल्ड कप में? क्या आपने संजू सैमसन को वर्ल्ड कप का पहला मैच जब खेला गया तो सूर्य कुमार यादव ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये कहकर खारिज कर दिया, भाई सब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब एक तरह से संजू सैमसन को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया था। संजू सैमसन ने अपने बल्ले के कमाल से तमाम आलोचनाओं को जो है बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया। तो मेरे ख्याल से ये सही समय है इस वक्त कुलदीप यादव को लाने का, और वो बहुत असरदार साबित हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, एक मैच में आप रिदम खो सकते हैं, दो में खो सकते हैं, लेकिन लगातार 4 मैचों में आप रिदम खो देते हैं अगर आप बिल्कुल आपकी गेंदबाजी जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप कुलदीप यादव को लाएं और टीम को बचाएं, क्योंकि वो शुरुआती ओवरों में, छठे सातवें ओवर से लेकर मिडिल ओवर में एक भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। तो ये तो हमने नंबर वन बॉलर की बात कर ली, वहीं एक दूसरा कंसर्न नंबर वन बैट्समैन भी है। क्योंकि अभिषेक शर्मा जो T20 में नंबर वन बैट्समैन है, लेकिन उनका बल्ला पूरे वर्ल्ड कप में चला ही नहीं है। जैसे एकदम खामोश, एकदम शांत है। और वरुण और अभिषेक के साथ ऐसा लग रहा है कि टीम सिर्फ 9 खिलाड़ियों को लेकर ही खेल रही है। तो क्या अभिषेक शर्मा को भी रिप्लेस किया जा सकता है कोई बेटर? आपने सही कहा कि बल्ला उनका शांत है, इसलिए आप देखें कोई भी मुकाबला जब किसी भी मैदान पर खेला जाता है तो दर्शक भी बहुत शांत हो रहे हैं। ऐसा कभी पहले देखा नहीं था हमने कभी कि अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने उतरे और मैदान एकदम शांत रहे। मैदान तो बिल्कुल चहचहा उठता था, उनके हर शॉट पर चहचहा उठता था। 2 बार उनका पीछे मैन ऑफ द सीरीज बनना और खूब रनों का अंबार लगाना, कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस बाकी के बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा टॉनिक साबित होता था, मनोबल बढ़ता था। लेकिन अब दिक्कत वही आ रही है, जहां जहां गेंद फंसकर आ रही है, आप हर गेंद को उठाकर अगर आप खेलेंगे, मैं तो समझता हूँ संजू सैमसन से उन्हें सीखना चाहिए। अब आप देखिए ना, जो पिछले से पिछला जो मुकाबला था, या ये कहिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिस तरह से वो बल्लेबाजी उन्होंने की, 12वें से लेकर 19वें ओवर तक उन्होंने कोई छक्का नहीं लगाया। तो ये यानी अपने ऊपर कंट्रोल करना, ये क्रिकेट का मतलब ही यही है कि आप
जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव करें। अगर आपके पास एक ही शैली है, आपके पास प्लान बी नहीं है, तो फिर वही हाल होगा जो अभिषेक शर्मा का हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है, जैसे वरुण का अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वरुण के लिए आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि कुलदीप यादव को आप टीम में शामिल कीजिए। लेकिन क्या ओपनर की जगह पर एक फिनिशर को टीम में शामिल करना, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल ये कई तरह के सवालिया निशान खड़े करते हैं। ठीक है, हमारे पास ईशान किशन भी ओपनिंग करते हैं, संजू सैमसन एक अच्छे इन्फॉर्म प्लेयर हैं। बस मैं समझता हूँ अगर टीम में कहीं श्रेयस अय्यर होते या कोई और रिप्लेसमेंट होता उनका उपयोग, तो आंख बंद करके आप वही फैसला कर सकते थे। लेकिन यहाँ टीम प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि क्या एक फिनिशर जो चंद कुछ गेंदों के लिए आता है, छक्के लगाता है, रिंकू सिंह की बात कर रहा हूं मैं, क्या उनको अभिषेक की जगह रिप्लेस करना? क्योंकि और आपके पास विकल्प नहीं है। किसको लाएंगे आप? वाशिंगटन सुंदर को लाएंगे आप क्या? वो बिल्कुल भी उनके रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इस संदेह का या इस कश्मकश का उनको लाभ मिल सकता है मुझे लगता है इस मुकाबले में। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव तो पक्का आने ही चाहिए। अगर यहाँ विकल्प होता तो मैं आपसे सहमत था, इत्तेफाक रखता हूं मैं आपकी बात से कि दूसरा विकल्प पर भी हम विचार कर सकते थे। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच लगभग दोनों ही मिट्टी मिली है, तो वहां पर टॉस का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? और अगर भारत टॉस जीता है तो पहले बॉलिंग के लिए जाना चाहिए या बैटिंग के लिए जाना चाहिए? उसको लेकर टॉस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? हाँ, मुझे लगता है अहमदाबाद का स्टेडियम जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉस का रोल नहीं रहा। देखिए 6 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं इस वर्ल्ड कप के, 6 में से 4 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। लेकिन एक सच दूसरा सच ये भी है कि यहाँ आप ओस की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। बाद में अगर ओस पड़ती है तो आपके स्पिनर्स को बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप फील्डिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चेज भी हुए हैं और ये वही मैदान है जहाँ पर 111 के स्कोर पर भारतीय टीम उखड़ गई थी, पूरी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो भी यहीं अहमदाबाद के इसी जी। मैदान पर वो मुकाबला भी खेला गया था। तो बेहतर ये रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप टॉस नहीं जीत पाए, आपको पहले बैटिंग करनी पड़े, तो फिर आपको 200 प्लस तो बनाना ही होगा स्कोर, क्योंकि यहाँ 180 190 रन भी चेज होते रहे हैं। तो 200, क्योंकि यहाँ की पिच वो नहीं है कि आपकी वानखेड़े स्टेडियम की तरह रेड सॉइल हो और गेंद बल्ले पर आ रही हो और आप 250 रनों का अंबार लगा दें, ये वो वाली पिच नहीं है। बल्कि यहाँ पर कोई भी पिच इस तरह की नहीं है। लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब स्टेडियम बहुत बड़ा है, ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है। छक्के लगते जी। हैं यहाँ पर, लेकिन 190 के आसपास मुझे लगता है स्कोर चेजेबल है यहाँ। पहले बल्लेबाजी करनी होगी तो आपको फिर एक अच्छी रणनीति बनाते हुए 200 का स्कोर तो पार करना ही होगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है, बात बिगड़ भी सकती है। जैसा हमने फर्स्ट सेमीफाइनल में देखा था कि न्यूजीलैंड ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने इस तरीके से धोया था बॉलर्स को कि लगा ही नहीं कि कोई मैच हो रहा था। एकदम गली क्रिकेट सा बना दिया था और एक तरफा 12-13 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग फाइनल में आ रहे हैं। और देखा जाए तो इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आने वाली टीम इंडिया के अगेंस्ट कैसा खेल सकती है और उसके लिए इंडिया की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, वो जरा बताएं। देखिए, मनोबल तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी अच्छा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले हमने उनको 4-1 से हराकर सीरीज वन साइडेड तरीके से अपने नाम की है। लेकिन एक सच ये भी है कि वो तो चलो पुरानी बात हो गई, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम में बड़ा फर्क होता है। वो एक जी। हाफ ईयरली एग्जाम थे और वहां पर न्यूजीलैंड जो है आमतौर पर हाफ ईयरली एग्जाम में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, और खासकर भारतीय पिचों पर तो उसका प्रदर्शन और भी हल्का रहता है। लेकिन जब बड़े मैच आते हैं, इस तरह के मुकाबले आते हैं, तो यहाँ निश्चित तौर पर एक न्यूजीलैंड की टीम एक अलग ही टीम होती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंटों में अब नॉकआउट मुकाबलों में भारत अब जीतने लगे हैं। पहले क्या होता था कि न्यूजीलैंड से हम जीत नहीं पाते थे। अगर आप देखें तो 2023 का वर्ल्ड कप आप देख लें, 2023 के वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड को हराया। उससे उसके बाद हमने 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वहां भी हमने न्यूजीलैंड को हराया नॉकआउट मुकाबले में। तो अब वो न्यूजीलैंड असंभव वाली बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि उनके पास जो 3 या 4 बल्लेबाज है ना शीर्ष क्रम के, उनको संभालना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ स्पिनर्स आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। बेहतर यही होगा अक्षर पटेल को आप तीसरे या चौथे ओवर में लाएं, और उसके बाद आप कुलदीप यादव पर 7वें ओवर से मिडिल ओवर की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव से आप न्यूजीलैंड को पस्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में 3 या 4 बल्लेबाज हैं शुरू के जो बहुत परेशान करते हैं, और बाद में उतने विस्फोटक तरीके से वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीशम कम है
या उनके जो और अन्य बल्लेबाज हैं निचले क्रम के, उनमें कोई कमी है? कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो टिम सेफर्ट नहीं है, या वो एलन नहीं है, फिल एलन नहीं है जी। कि आप उन पर स्वच्छंद तरीके से खुलकर स्ट्रोक खेलें। तो आप शुरू के ओवर जो है आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। मैं सूर्य की कप्तानी को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित हूं। जैसा पिछले मैच में देखने को मिला कि वरुण चक्रवर्ती को संजू सैमसन सलाह दे रहे थे, जो अक्सर एक कप्तान का रोल होता है, अपने बॉलर्स को चलाना, बॉलर अगर नहीं उन्हें लेंथ समझाना, सारी चीजें। तो पिछले मैच में देखने को मिला कि संजू वो काम करते दिखे वरुण के साथ। तो कहीं क्या सूर्य अपनी परफॉर्मेंस के चलते थोड़ा लो हो रहे हैं कैप्टेंसी में, या उस तरह से एक परफॉर्मेंस उनका जो नहीं आ पा रहा है वो एक पूरे उनके माइंडसेट पर इम्पैक्ट डाल रहा है? ये स्वाभाविक है कि अगर कप्तान के बल्ले से रन नहीं आते तो ऐसा होना लाजमी है। लेकिन रही बात संजू की, उससे मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि टीम के कई प्लेयर्स, मैंने जब विराट कोहली भी खेलते थे वो कप्तान नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा कप्तानी करते थे, विराट कोहली कई बार फील्ड लगाते हुए देखे गए थे। तो ऐसा एक परफेक्ट टीम वर्क अगर देखा जाए तो इसे मैं परफेक्ट टीम वर्क की मिसाल दूंगा। अगर संजू समझा रहे हैं, वो तो अभिषेक को भी समझा रहे थे कि भाई गेंद को नीचे रखो, ऊपर ऊपर मत खेलो। वो उन्होंने गलती कर दी अपने चिर परिचित अंदाज में, उसी तरीके से वो आउट भी हुए। तो उसको लेकर तो मुझे चिंता नहीं है। अब देखिए, अगर ऐसी चिंता होती तो शिवम दुबे को वो पहले क्यों भेजते, और क्यों उनका वो दाव कारगर साबित हुआ? क्यों उन्होंने जो है जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को पहले गेंदबाजी लास्ट के ओवर तो तक संभाल के नहीं रखा, बल्कि उनको गेंदबाजी के लिए पहले लाया गया। वो बहुत कारगर उनका मूव था। तो इसलिए मतलब आलोचना भी करना इट्स टू अर्ली, मेरे ख्याल से ऐसा होता है। कुछ गलतियां भी कप्तान करते हैं, उन्होंने कुछ गलतियां पहले भी की हैं। लेकिन इस मैच में तो मुझे कोई ऐसी गलती उनकी ऐसी नजर नहीं आई कि हम उनको बलि का बकरा बनाएं। लेकिन हाँ, ये है कि भाई स्कोर तो उनसे अब उम्मीद की जाती है कि बड़े मैच के में बड़ा स्कोर करना, ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा है शुरू से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। क्योंकि आप पांचवा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कुल मिलाकर, और उसमें आपकी अगर बड़ी टीमों के खिलाफ केवल 2 ही हाफ सेंचुरी हैं, वो भी शीर्ष क्रम में आकर आप तीसरे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तो सवालिया निशान तो आप पर लगता ही है। इसी के साथ पिछले मैच का जो एक लास्ट ओवर था, जहां हमारे पास डिफेंड करने के लिए 30 रन थे और उसके बावजूद हम सिर्फ 7 रन से मैच जीते, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लग रहा है कि इंडिया छठे बॉलर को मिस कर रही है, क्योंकि हर दिन हर बॉलर का दिन नहीं होता। और अब जब लिमिटेड 5 ओवर 5 बॉलर के साथ ही जाते हैं, तो ओवर भी पूरे करने हैं। और शिवम दुबे की बॉलिंग अगर देखी जाए तो पूरे टूर्नामेंट में इम्पैक्टफुल कहें, और या उतनी भी अच्छी नहीं रही है, वरना वो मैच पिछला ही सेमीफाइनल एक अच्छे मार्जिन से जीता जाता। तो क्या इंडिया छठे बॉलर को मिस कर रहा है? और आपका एक बहुत अच्छा पेसर, फास्टर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज स्टैंड्स में है, आपके डगआउट में बैठा हुआ है, तो क्या वहां कोई रिप्लेसमेंट बनता है? क्योंकि छठे बॉलर को इंडिया मिस तो कर रहा है। छठे बॉलर की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सिराज को लाने का मतलब है कि आप 8वें नंबर के बल्लेबाज के जो बल्लेबाजी कर सकता है उसके साथ समझौता कर रहे हैं। और आप देखिए, पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए, गौतम गंभीर जब से उन्होंने कमान संभाली है, 8वें नंबर पर उनको एक ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। वो कभी भी इस बात को लेकर समझौता नहीं करते। अगर आप मान लीजिए बुमराह भी खेलते हैं, अर्शदीप भी खेलते हैं, कुलदीप यादव भी खेलते हैं, और साथ में आप मोहम्मद सिराज को भी खिलाते हैं, अटैक तो आपका अच्छा हो जाएगा नो डाउट, लेकिन आपको एक समझौता करना पड़ेगा 8वें नंबर पर, जो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को समझौता करेंगे। लेकिन आपकी बात का हल, और अगर बीच का रास्ता देखा जाए, तो वो यही लगता है कि वाशिंगटन सुंदर को आप खिला लें। वाशिंगटन सुंदर रनों पर नियंत्रण तो रखते ही हैं, कंट्रोल करते हैं रनों पर। चाहे वो नेगेटिव बॉलिंग करके करें, वाइड जॉर्कर करके करें, मेरे ख्याल से यही एक विकल्प मुझे नजर आता है कि आप छठे बॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बॉलर भी अच्छा है, और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो उसमें आप अक्षर का या इनका नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन दरअसल दिक्कत अब यहाँ पर यही आ रही है कि अहमदाबाद में ज्यादातर अगर आप देखें तो जो 6 टेस्ट कह रहा हूँ, 6 जो मैचेस खेले गए हैं इस वर्ल्ड कप के, जी। उसमें तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली है। स्पिनर्स ठीक है, केशव महाराज को एक मैच में जरूर 3 विकेट मिले हैं। अदरवाइज अगर आप पूरे सारे 12 पारियां उठाकर देखेंगे 6 मैचों की, तो उसमें लुंगी एंगडी को देख लें आप, मार्को जैनसन को देख लें आप, या फिर तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिली है। लेकिन अब ये भारत का थोड़ा सा एक कमजोर पक्ष है कि भारत के पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और कोई है नहीं हार्दिक पांड्या के अलावा, जो एक फुल फ्लैश बॉलर की कमी की भरपाई करते हैं। बस अगर स्पिन के साथ, या तो ये है कि वहां पर विकेटें 8 7 8 8 विकेटें हैं, उसमें जो स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, उसका हम वो अगर हमें मिलती है, और वहां पर हम वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं, तो बस यही एक रास्ता है आपके पास छठे बॉलर की भरपाई करने का। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
ठीक है, 30 रन जो बने थे उसमें आप ये मत देखिए, वो जो 30 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, शिवम दुबे ने पहली 2 गेंदें अच्छी की, वो उसी से मैच का नतीजा निकल गया। और 2 मैचों के बाद, जी 2 गेंदों के बाद अगर वो अगर वाइड या नो बॉल नहीं करते हैं और छक्के भी पड़ते हैं, तो उससे कोई मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, मैं तो कहूंगा कि उनको लाना, बजाय जबकि अक्षर पटेल के ओवर अभी बाकी थे। तो ऐसा चलता है मेरे ख्याल से, ये स्ट्रेटेजी अपनी ग्राउंड पर बनानी पड़ती है। कई चीजें आपकी धरी की धरी रह जाती हैं, पहले पहले से सोची समझी रणनीति के तहत। आइडियल लोग था वैसे, आपका सुझाव बड़ा आइडियल है कि अगर मोहम्मद सिराज, लेकिन सवाल यही है कि 8वें नंबर के लिए गौतम गंभीर समझौता नहीं करने वाले। जी। एक स्टेडियम को लेके एक बहुत बुरी याद है, पूरे भारत के जहन में बसी हुई है। 19 नवंबर 2023, वो दिन भुलाए नहीं भूलता है। और उसके बाद एक और झटका जो हमें लगा, वो अफ्रीका से इसी मैदान पे हार मिली, और कहेंगे एक बुरी हार मिली। तो क्या वो माइंडसेट पर असर डालेंगे ये दोनों मैचेस, वो याद और इस मैच का जो एक्सपीरियंस पिछला रहा, तो भारतीय टीम पर क्या वो एक प्रेशर होगा, उससे कैसे डील कर सकती है इंडिया टीम? देखिए, आप कितना भी पेशेवर होने की बात करें, कितने भी दावे करें, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि दबाव तो भारतीय टीम पर इस वक्त बहुत ज्यादा है। फाइनल जीतने का दबाव है, जितने सेलिब्रिटीज आते हैं वो और आपके दबाव को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने 2 उदाहरण दिए, एक 2023 का, वाकई हम लोग अब देखिए कितना हमने दबाव अपने ऊपर ओढ़ लिया था। अब उनके प्लेयर जो थे ऑस्ट्रेलियंस, वो स्लिप पर खड़े हुए गाने गा रहे थे, अपने अपने अंदाज में बिल्कुल चहलकदमी करते हुए दिख रहे थे। और हमें यह था कि हारना नहीं है, हारना नहीं है, और इतना हमने दबाव अपने ऊपर ओढ़ लिया। इसी तरीके से आप पिछला मैच देखें, आप जो हम यहाँ पर हारे हैं, 111 पर हमारा पुलिंदा ही बन गया। और एक मैच जो नीदरलैंड, उसमें भी हमारा पुलिंदा ऑलमोस्ट बंद ही गया था। वो तो आपके शिवम दुबे आकर खड़े हो गए एक मजबूत चट्टान की तरह। मैंने कहा ना, एक प्लेयर कोई ना कोई जी आपको बचा रहा है, आपकी तमाम कमजोरियों पर पर्दा डाल रहा है। जो 66 रन, कुछ 60-60 प्लस की उन्होंने पारी खेली और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ खेली, उससे आपकी कमजोरियां पर पर्दा पड़ गया। नहीं तो आप नीदरलैंड के खिलाफ भी इसी ग्राउंड पर एक्सपोज हो गए थे। तो इसलिए बेटर तो यही है कि अब टॉस, तो आपके टॉस, आप बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फील्डिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टॉस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है। तो अब पहले बल्लेबाजी आती है तो फिर आपको 200 रन बनाने होंगे, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से चलना होगा। और उस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो आपने ग्रे एरियाज पर, भारत की सबसे बड़ी विशेषता है जो बाकी अन्य टीमों से भारत को अलग साबित करती है, वो ये है कि हमने ग्रे एरिया से हमेशा सबक सीखा है, अपनी कमजोरियों से सबक सीखा है। हमने 12 कैच टपकाए थे इस सेमीफाइनल से पहले, लेकिन उसके बाद फील्डिंग हमारे बहुत बड़ा एसेट साबित हो गई। सेमीफाइनल देखें तो हमारी अपोनेंट टीम ने, इंग्लैंड ने कैच टपकाए, संजू सैमसन का कैच टपका दिया, और वो बहुत बड़ा निर्णायक साबित हो गया, उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। जबकि हमने जो है अविश्वसनीय कैच पकड़े, चाहे वो अक्षर पटेल की शानदार कैचिंग क्षमता हो, या फिर आप देखें तो जो हार्दिक पांड्या ने जो लॉन्ग ऑन से जो थ्रो फेंका था, जिस पर पैथल का विकेट गिरा था, रन आउट हुए थे, वो भी एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा था। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी कमजोरियों से सीखते हैं, और वो अगले मैचों में हमारे काम भी आती हैं। तो आपने जो कई सवाल उठाए इस पूरे बातचीत में, बॉलिंग के का जी सवाल उठाया, मुझे लगता है भारतीय टीम उस पर जरूर उसका माकूल जवाब देगी, ग्राउंड पर जवाब देगी इन सवालों का। वरुण चक्रवर्ती की जगह दूसरा आपने कुलदीप यादव का नाम जो सुझाया, बड़ा काबिल गौर है, बिल्कुल उस पर करना होगा। अभिषेक को जरा अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जो संजू सैमसन अपने ऊपर नियंत्रण रखकर अगर बल्लेबाजी को अंजाम दे सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, तो ये काम तो अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट काफी खेला है, तो उनको भी अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। मुझे लगता है अब ग्रे एरिया से सीखने की बारी आ गई है, क्योंकि अब नहीं तो फिर आपके हाथ से लुढ़क जाएंगे। आप इतिहास रचने जा रहे हैं। कोई टीम आज तक दुनिया में ऐसी नहीं हुई जो T20 वर्ल्ड कप में एक खिताब जीतने के बाद अगला खिताब भी उसने जीता हो। तो वो तभी मुमकिन है जब आप अपने ग्रे एरिया पर, जिस तरह से आपने काम अभी तक जवाब दिया है, वही जवाब आप बदस्तूर देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर यही समझ आता है कि अकेले बैटिंग या अकेले बॉलिंग से नहीं होने वाला है, फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी। ओवरऑल सारे ही डिपार्टमेंट में जब आप अपने टिक्स राइट कर लेंगे, तो ही इस मैच को जीता जा सकता है और ट्रॉफी को उठाया जा सकता है। हमारे सभी सवालों का काफी अच्छे से और समझाकर जवाब देने के लिए मनोज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही उम्मीद करेंगे कि हिस्ट्री रिपीट की जाए। और हिस्ट्री जो ये रही है कि अभी तक किसी भी होस्टिंग नेशन ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो उस हिस्ट्री को भी डिफीट किया जाए और भारत कल के मैच में ट्रॉफी उठाए, यही सबकी एक इल्तिजा भारतीय कप्तान
कुछ अच्छा करें, भारतीय टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू सो मच मनोज जी।